हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे प्री मेंडलिज्म। जैसा हमने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? एक प्री मेंडलिज्म, यानी कि जो हमारे मेंडल हैं, मेंडल के आने से पहले जेनेटिक्स में क्या क्या रिसर्च हुई, किनका योगदान है, क्या योगदान है। दूसरा, फिर मेंडल जब आए, मेंडल ने क्या क्या बताया जो कि हमारी एक्चुअल जेनेटिक्स है, जिसको हम मुख्यतः पढ़ते हैं, जिसको आप थोड़ा बहुत सुने भी होंगे। मेंडल का नाम, मेंडल के लॉज जिसमें आए उसको कह देते हैं मेंडलिज्म। और फिर मेंडल के गुजरने के बाद, एक्सपायर होने के बाद, यानी 1900 के टाइम के बाद जो भी रिसर्च हुई, जो भी जेनेटिक्स में पता चला हमको, ये सब कहलाते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। तो जेनेटिक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्री मेंडलिज्म और मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म, यानी मेंडल से पहले, मेंडल के दौरान और मेंडल के बाद क्या क्या रिसर्च हुई भाई। तो पहला हम पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पर प्री मेंडलिज्म। तो बेटा मेंडलिज्म के आने से पहले जेनेटिक्स के बारे में तो लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन क्योंकि ये बातें हैं बहुत पुरानी, अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल के टाइम की बातें हैं। अगर हम बात करें एरिस्टोटल, जिसको आप हिंदी में अरस्तु कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी जिन्हें कहते हैं, जो कि एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। तो इनके जमाने से ही थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट था ये मानने में कि भाई जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से सिमिलर कैसे होते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो सब उस जमाने में लोगों की, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज थी। तो प्री मेंडलिज्म के अंदर जो भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे वो सभी हाइपोथेटिकल थ्योरीज हैं। हाइपोथेटिकल थ्योरीज, हिंदी में कहते हैं हाइपोथेटिक्स, मतलब संकल्पना। हाइपोथेटिकल मतलब संकल्पना, यानी कि कल्पना मात्र, ठीक है, मतलब प्रूफ नहीं है, लोगों का ऐसा मानना था, संकल्पना। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी। उनमें से एक थ्योरी एरिस्टोटल और हिप्पोक्रेट्स, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी। और एरिस्टोटल का कहना ये था, इनका कहना ये था कि जो कैरेक्टर्स हैं, बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ही ट्रांसफर होते हैं। कैरेक्टर्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने ऐसा देखा कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देते हैं। तो इन्होंने अपनी हाइपोथेटिकल थ्योरी दी और इन्होंने कहा कि भाई कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से ही इनहेरिट होते हैं, बच्चों में पेरेंट्स से ही जाते हैं। लेकिन कारण क्या है ये नहीं बताया। हालांकि इनका कहना ये जरूर था, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये कहा कि जो गैमीट्स हैं उनमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कुछ न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। क्या जाते हैं? न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जाते हैं, और वो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जो हैं वो कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसने कहा? एरिस्टोटल ने। अरस्तु ने कहा कि पेरेंट्स से कैरेक्टर जनरेशन अगली जनरेशन में जाते, बात सही थी, लेकिन क्यों जाते हैं, ऐसा क्या कारण है, कैसे जाते हैं, ये बात ये क्लियर तो नहीं कर पाए, पर इन्होंने अपनी तरफ से एक थ्योरी जरूर दी। इन्होंने ये कहा कि जो गैमीट होते हैं उनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं और वो इनहेरिटेंस के लिए, यानी कि कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो क्या होते हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसलिए आधा अधूरा बात हो गया ये भी। तो कुछ टाइम तक, क्योंकि एरिस्टोटल अपने जमाने के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, बहुत महान दार्शनिक थे, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, तो उस जमाने में लोगों ने, जब कुछ भी नहीं पता है लोगों को, तो भाई जो जिसने बता दिया वही सही है। क्योंकि सामने वाले को आप गलत तभी बता सकते हैं जब आपको कुछ पता हो। अगर आप ये कहेंगे कि आप गलत हैं तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि सही क्या है।
तो लोगों ने जैसा इन्होंने बताया ऐसे ही मान लिया कि हो सकता है ऐसा ही होता होगा। साथ ही साथ एरिस्टोटल ने एक और चीज बताई थी। एरिस्टोटल का कहना ये था कि जो बच्चों में जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं उनका जो फॉर्मेशन है, या कि ये बच्चों का अगली जनरेशन का जो फॉर्मेशन है, उसमें मदर का एक रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल। हालांकि उसका रीजन तो इनको कुछ नहीं पता था, लेकिन इनका कहना यह था कि जो बच्चा है वो मदर के अंदर डेवलप होता है, तो मदर जो है उसको डेवलप कराती है, तो उसके इनहेरिटेंस में मदर का मेन रोल होता है, ज्यादा रोल होता है। वो क्या रोल होता है ये बातें तो एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा था कि मदर जो है कारपेंटर की तरह है। कारपेंटर जैसे एक लकड़ी को तराशता है और लकड़ी को तराश कर उससे एक कोई भी फॉर्म करता है, कोई भी बॉडी बनाता है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसी मदर जो है वो गैमीट्स को फॉर्म करके उससे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवाती है। यानी मदर को एज ए कारपेंटर उन्होंने कंपेयर किया था। किसने? एरिस्टोटल ने। पुरानी थ्योरी है, जैसा इन्होंने बताया वैसा ही लोगों ने मान लिया। उस जमाने में ये बातें बहुत पुरानी है, ये बातें कब की हैं? लगभग 350 बीसी पूर्व की, उस जमाने की बातें। तब तक लोगों में ज्यादा पढ़ने की उस टाइम इंटरेस्ट भी नहीं था, तो ये तो थ्योरी थी एरिस्टोटल की, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा, इनके बाद और भी कई सारी थ्योरी आई भाई। इनके बाद एक थ्योरी आई, साइंटिस्ट का नाम था जे स्वामरडैम। इन्होंने क्या बताया? जे स्वामरडैम का कहना यह था कि जो गैमीट होता है, क्या गैमीट यानी कि जो स्पर्म और एग, स्पर्म और अंडे जो होते हैं उनके अंदर, इनका कहना यह था कि मान लीजिए ये स्पर्म है, स्पर्म हो या फिर एग हो। फीमेल गैमीट एग होता है बेटा और मेल गैमीट स्पर्म होता है। इन्होंने ये कहा कि जो स्पर्म और एग होते हैं इनके अंदर पहले से ही एक छोटा सा ह्यूमन होता है। स्पर्म और एग के अंदर पहले से ही एक छोटा सा ह्यूमन यानी छोटा सा ऑर्गेनिज्म पहले से ही होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये बेटा सिर्फ हाइपोथेटिकल थ्योरीज हैं, संकल्पना मात्र हैं। तो उनका कहना क्या था कि स्पर्म के अंदर भी एक छोटा सा और पहले से ही प्री फॉर्म्ड ह्यूमन होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसको इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने कहा इसको होमनक्यूलस। याद रखिएगा टर्म क्या दी? होमनक्यूलस। होमनक्यूलस क्या है? इनका कहना यह था कि ये प्री फॉर्म्ड पहले से ही बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, कि ये अंडे में भी होता है और ओवम में भी होता है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इन दोनों के फ्यूजन के बाद इनमें से कोई सा एक आगे जाकर बच्चा पैदा होता है। होमनक्यूलस टर्म दी थी, ये याद रखिएगा। किसने? स्वामरडैम ने। अब इनकी बात भी उस जमाने में लोगों ने, भाई हर किसी का अपना फॉलोवर होता है। जैसे आज कांग्रेस के अपने फॉलोवर हैं, जो उनको कांग्रेस उनको सही लगती है, सपा के अपने फॉलोवर हैं, बसपा के अपने हैं और बीजेपी के अपने हैं। ऐसे ही इनके भी अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग फॉलोवर्स थे, कम से कम उनके अपने अपने देश में तो थे ही। तो इनकी बात को भी लोगों ने सही माना, लेकिन इसमें भी फिर कुछ लोगों में कंट्रोवर्सी थी। कुछ लोगों का कहना यह था कि भाई गैमीट है दो, एक स्पर्म और दूसरा ओवम। एग का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? ओवम है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मान्यता थी। कुछ लोग ये कहते थे कि भाई बच्चा पैदा होने के लिए जो एसेंशियल है वो स्पर्म है, और स्पर्म के अंदर ही होमनक्यूलस होता है। मतलब वो इनकी थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना अपना मानना है। कुछ लोगों का मानना ये है कि नहीं, एग जो होता है, क्योंकि बच्चा मदर के अंदर डेवलप होता है, तो उनका कहना ये था कि बच्चा क्योंकि मदर के अंदर डेवलप होता है, तो जो होमनक्यूलस है, जो छोटा सा ह्यूमन है, वो एग के अंदर होता है। हालांकि दोनों ही चीजें जो थी संकल्पना मात्र थी, प्रूफ कुछ नहीं था, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना था। जो लोग ये कह रहे थे कि भाई होमनक्यूलस एग यानी ओवम के अंदर होता है, उन लोगों को कहा जाता है, उनको एक नाम दिया गया ओविस्ट।
ओवम को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट, और जो स्पर्म को सपोर्ट कर रहे हैं कि स्पर्म के अंदर होमनकुलस होता है, उनको कहा जाता है एनिमल क्यूलिस्ट। ध्यान दीजिएगा, एनिमल क्यूलिस्ट। क्योंकि इस थ्योरी को सपोर्ट एक और साइंटिस्ट ने किया था, ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और आप लोग जानते होंगे कि ल्यूवेनहॉक ने छोटे छोटे एनिमल लाइक स्ट्रक्चर को एनिमल क्यूल्स कहा था। जब उन्होंने बैक्टीरिया, सेल वगैरह को देखा माइक्रोस्कोप में, तो उनको नाम दिया था एनिमल क्यूल। तो जो ल्यूवेनहॉक को सपोर्ट कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि स्पर्म के अंदर होमनक्यूल होता है, तो उनको सबको क्या कहा जाता है, एनिमल क्यूलिस्ट। जो ये कह रहे थे कि भाई नहीं, एग के अंदर होता है होमनक्यूलस, छोटा सा ऑर्गेनिज्म, तो उसको उनको क्या कहा गया, ओविस्ट कहा गया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो स्वामरडैम की थ्योरी ये थी कि भाई एग और स्पर्म, उनके अंदर पहले से ही प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म होता है, छोटा सा ह्यूमन होता है, और बाद में फ्यूजन से उनमें से कोई एक डेवलप हो जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि स्पर्म में होता है, कुछ लोगों ने कहा कि ओवम में होता है। जिनका कहना था कि स्पर्म में होता है उन्हें एनिमल क्यूलिस्ट कहते हैं, और जो ओवम को सपोर्ट कर रहे थे उनको ओविस्ट कहा गया। ये बात क्लियर हुई? ये भी पुरानी मतलब संकल्पना मात्र थी, लेकिन इनके बाद इनकी भी थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए और एक साइंटिस्ट आए भाई। जैसा मैंने कहा कि भाई जब तक कोई किसी की थ्योरी को रेजिस्ट करने के लिए किसी के अगेंस्ट कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा, तब तक तो वही थ्योरी चलेगी, उसी को माना जाएगा। जब उसको रेजिस्ट करने के लिए उसको कोई और आके ये कह देगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, और वो कुछ और बता देगा, तो फिर वो थ्योरी मानी जाएगी। तो एक साइंटिस्ट आए इनके बाद, के.डब्ल्यू. वॉल्फ। के.डब्ल्यू. वॉल्फ इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैसा कुछ नहीं होता है? इन्होंने कहा कि ना तो स्पर्म के अंदर एंड ना ही ओवम के अंदर, नाइदर स्पर्म और ओवम, नाइदर स्पर्म और नाइदर ओवम हैव होमनकुलस। क्योंकि इन्होंने स्पर्म को और ओवम को स्टडी किया, और इन्हें स्पर्म या ओवम के अंदर कोई ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर या कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दी। तो इन्होंने जो स्वामरडैम की थ्योरी थी कि भाई स्पर्म या ओवम के अंदर होमनक्यूल होता है, होमनक्यूलस होता है, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब इन्होंने स्पर्म और ओवम को स्टडी किया कि इसके अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जैसी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रही थी, तो लोगों ने कहा चलो भाई ठीक है। तो क्या होता है, तो इन्होंने साथ साथ ये जरूर बताया था कि स्पर्म और ओवम जो है, स्पर्म एंड ओवम हैव अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल, अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल, क्योंकि उस जमाने में डीएनए वगैरह तो पता नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा, स्पर्म और ओवम जो है उनके अंदर कुछ अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल है जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन वो मटेरियल स्पेशली एक्चुअल में क्या होता है ये नहीं बताया। इन्होंने ही कहा, क्या कहा इन्होंने, कि भाई स्पर्म और ओवम के अंदर कोई होमनक्यूलस, कोई छोटा ह्यूमन नहीं होता है। हाँ ये है, इन्होंने कहा कि स्पर्म और ओवम में कुछ अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल होता है, कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो पहले से तो ऐसा ह्यूमन जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उनके फर्टिलाइजेशन के बाद एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और अब इनकी बात गलत भी नहीं है। आप जानते हैं कि भाई स्पर्म और ओवम के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल तो होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए।
जो फर्टिलाइजेशन के बाद एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बात इनकी एक हद तक सही है, लेकिन बात क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, देयर इज नो फिजिकल प्रूफ, मतलब ऐसा वो क्या केमिकल होता है और कैसे उससे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। स्पर्म और ओवम के अंदर वो जेनेटिक जो मटेरियल आप कह रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड कुछ मटेरियल होता है, वो क्या होता है और उससे कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये बात ये नहीं बता पाए, यानी कि प्रूफ नहीं दे पाए, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। और इसलिए कुछ समय तक इनकी थ्योरी चली और उसके बाद इनकी थ्योरी भी नकार दी गई। और इनकी थ्योरी के बाद फिर एक बहुत फेमस थ्योरी आई जिसको कहते हैं पेंजीन थ्योरी। इनकी थ्योरी क्या नाम? पेंजीन थ्योरी। और ये फेमस साइंटिस्ट, आपने नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन ने दी थी। चार्ल्स डार्विन, फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, इन्होंने कहा पेंजीन, ध्यान दीजिएगा वर्ड पेंजीन याद रखिएगा, क्योंकि इसी वर्ड से बाद में जीन शब्द जो उत्पत्ति हुई, जीन शब्द जो है पेंजीन से ही लिया गया। जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने बाद में जो जीन शब्द है वो पेंजीन से ही दिया था। चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया भाई? चार्ल्स डार्विन ने ये कहा कि जो गैमीट हैं उनके अंदर छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं। क्या केमिकल्स होते हैं? एक्चुअल में इनका कहना ये था कि जैसे मेल और फीमेल है, तो जो मेल है, इधर डायग्राम बन नहीं पाएगा तो मैं आपको अलग से पूरा डायग्राम बना रहा हूँ, इसको रफ कर दे रहे हैं। आप लोगों ने नहीं लिखा होगा तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। क्या बताया इन्होंने? चार्ल्स डार्विन ने पेंजीन थ्योरी दी। किसने दी थी भाई? चार्ल्स डार्विन ने। नाम लिख लीजिएगा, पेंजीन थ्योरी। पेंजीन का ही दूसरा नाम है जैम्यूल, हालांकि मैं लिखूंगा अभी आगे डायग्राम में। क्या बताया इन्होंने? इनका कहना ये था कि जो मेल है, ये मान लीजिए मेल है, ठीक है बेटा, मेल में हाथ पैर आंख नाक कान ये सब कुछ है, और फीमेल है, फीमेल में भी ये हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ है। इनका कहना ये था कि जो मेल का गैमीट होता है और फीमेल का गैमीट होता है, इन दोनों के ही गैमीट में, मेल के स्पर्म में और फीमेल के एग में, उनकी पूरी बॉडी से छोटे छोटे केमिकल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनते हैं। मेल में भी और फीमेल में भी हाथ पैर आंख नाक कान, बॉडी के सभी अंगों में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनते हैं, और इन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं जैम्यूल, या इन्हीं को कहते हैं पेंजीन। इन्होंने कहा कि मेल की भी बॉडी के सभी अंगों में छोटे छोटे ग्रेन्यूल बनते हैं, और इन ग्रेन्यूल्स को पेंजीन या जैम्यूल कहते हैं। और जो जैम्यूल हैं, जैम्यूल में उस अंग को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। तब डीएनए नहीं पता था उस जमाने में। इन्होंने क्या कहा कि हाथ में जो ग्रेन्यूल बना उसमें हाथ को बनाने की इंफॉर्मेशन है, सर में, आंखों में, कान में जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल बने उनमें आंख कान को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, टांग में टांग को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, हेयर में हेयर को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। तो इनका कहना ये था कि ये सारे ग्रेन्यूल्स उनके गैमीट्स के अंदर आ जाते हैं। मेल के गैमीट में मेल की बॉडी के सभी अंगों को बनाने वाले ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे कण आ जाते हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल यानी हिंदी में कण। ऐसी जो फीमेल है उसकी बॉडी के भी सभी अंगों में ये छोटे छोटे कण बनते हैं, और ये सभी अंगों से कण जो हैं उनके गैमीट में आ जाते हैं। फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बना, इस जाइगोट के अंदर जो फीमेल है उसकी बॉडी के भी सारे कण हैं,
और जो मेल है उसकी बॉडी के भी सारे कण जैम्यूल मौजूद हैं। तो इससे जो बच्चा पैदा होगा, इससे जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे के कुछ अंग मम्मी के जैसे होंगे और कुछ पापा के जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में कुछ कण जो हैं वो पापा वाले चले जाएंगे, मतलब जाइगोट में कुछ कण जो है वो पापा वाले एक्सप्रेस हो जाएंगे और कुछ कण जो है वो मम्मी वाले एक्सप्रेस हो जाएंगे। इसलिए बच्चे के कुछ लक्षण जो है वो पापा जैसे होते हैं और कुछ लक्षण जो है वो मम्मी जैसे होते हैं। तो इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन जब किया तो लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि तब डीएनए तो पता ही नहीं था। और इससे पहले जो थ्योरी आई थी, इनसे पहले थ्योरी कौन सी थी? इनसे पहले जो थ्योरी थी वॉल्फ की, उसने भी तो ये कहा था कि जो गैमीट होते हैं उनमें शरीर को बनाने के लिए कुछ मटेरियल होता है और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद उस मटेरियल से ही एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो उनकी थ्योरी के आधार पर इनकी ये थ्योरी भी सही सी बैठ रही है थोड़ी सी। इन्होंने ये कह दिया कि वो जो मटेरियल है वो उन छोटे छोटे कण होते हैं और वो शरीर के सभी भागों में बनते हैं। सभी भागों में बने, गैमीट में आ गए और गैमीट से फिर बच्चे में चले गए। तो बच्चे के इसलिए कुछ लक्षण मम्मी जैसे होते हैं और कुछ लक्षण पापा के जैसे होते हैं। तो लोगों को सही लगी, इसलिए थ्योरी काफी फेमस हुई। पेंजीन थ्योरी या जैमियल थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। परंतु कंपटीशन यहाँ भी बहुत था। इनके बाद इनकी थ्योरी को फेल करने के लिए एक साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट का नाम क्या था? एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था वीजमान। साइंटिस्ट कौन थे भाई? वीजमान नाम के एक साइंटिस्ट आए और इन्होंने इनकी थ्योरी को फेल कर दिया। कैसे फेल किया इन्होंने? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, अपने एक्सपेरिमेंट ऑन माइस टेल, चूहे की पूंछ का, एंड कट द टेल फॉर कंटिन्यूअस 22 जनरेशन। हुआ ये कि वीजमान आए, वीजमान ने सोचा, उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, उन्होंने सोचा कि हो सकता है ऐसा होता हो। अब उन्होंने चूहा लिया, चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया अपना। क्या किया इन्होंने? चूहा लिया और चूहे की पूंछ काट दी, मेल की भी फीमेल की भी, दोनों की पूंछ काट दी। देखा कि उनके जो बच्चे पैदा हुए उनमें तो पूंछ थी, जो बच्चे पैदा हुए उनकी पैदा होते ही पूंछ काट दी। चलिए मान लिया कि हो सकता है कि जब पूंछ काटी उससे पहले ही उनमें, पूंछ काटने के दौरान ही उनमें वो कण बन गए हों, इसलिए उनमें पूंछ बन गई। लेकिन जब भी जैसे ही चूहे के बच्चे पैदा होते थे उनकी सबकी पूंछ काट देते थे। फिर उनके जब बच्चे होते थे उनकी भी पैदा होते ही पूंछ काट दी। फिर उनके जब बच्चे पैदा हुए उनकी भी पैदा होते ही पूंछ काट दी। ऐसा कब तक किया इन्होंने? ऐसा इन्होंने किया 22 पीढ़ियों तक। 22 पीढ़ियों तक चार्ल्स वीजमान चूहों की पूंछ काटते रहे और उन्होंने देखा कि पूंछ काटने के बाद भी उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें सब में पूंछ थी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऐसा पेंजिन जैसा कुछ नहीं बनता है। इन्होंने कहा कि भाई अगर पेंजिन यानी छोटे छोटे कण बनते बॉडी शरीर के सभी अंगों में, तो चूहे की पूंछ बनाने के लिए पूंछ में कण बनना चाहिए। अब जब मैंने लगातार चूहा पैदा होते ही हर बार जनरेशन में उनकी पूंछ काट दी हर बार, तो फिर पूंछ का कण तो बना ही नहीं ना। तो उनके बच्चे जो है वो बिना पूंछ वाले पैदा होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो इन्होंने, चार्ल्स वीजमान ने इनकी थ्योरी को फेल कर दिया। चार्ल्स वीजमान ने इस थ्योरी को क्या किया? फेल कर दिया। हालांकि चार्ल्स वीजमान ने अपनी एक थ्योरी दी। भाई अब अगर तुम दूसरे की थ्योरी को फेल करोगे या दूसरे कहोगे कि नहीं तुम गलत हो, ऐसा तो होता ही नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ तो ये भी बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है। तो चार्ल्स वीजमान ने अपनी एक थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि हालांकि इनकी थ्योरी जो है वो कुछ हद तक अपनी जगह पर, मतलब उस जमाने के हिसाब से सही थी, और इनकी थ्योरी को कहा जाता है जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी, इनकी थ्योरी भी जो है कुछ हद तक लैमार्क से
इन्फ्लुएंस्ड थी। उस जमाने में चार्ल्स डार्विन और लैमार्क बहुत फेमस थे। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी में किसने दी थी भाई जर्म प्लाज्म थ्योरी? इन्होंने ही दी थी, ए वीजमान था इनका नाम, चार्ल्स वीजमान नहीं है ये। वीजमान की थ्योरी जो थी जर्म प्लाज्म थ्योरी, इन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में दो टाइप के मटेरियल होते हैं। कौन कौन से मटेरियल होते हैं? एक तो उन्होंने कहा सोमेटोप्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म कहाँ पर होता है? ये सोमेटिक बॉडी में होता है। सोमेटिक बॉडी आप जानते होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्स है, सोमेटिक सेल और जर्मिनल सेल। इन्होंने कहा कि जिन सेल से जर्म प्लाज्म, इन्होंने कहा कि जिन सेल से गैमीट बनते हैं उनको कहते हैं, उनके अंदर जो मटेरियल है उसको कहा इन्होंने जर्म प्लाज्म। तो इनसे क्या बनता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। और बाकी जो सोमेटिक बॉडी बनाते हैं उसके अंदर जो मटेरियल है उसको क्या कहा? सोमेटोप्लाज्म। इन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये जो सोमेटोप्लाज्म है ये नॉट एबल टू इनहेरिट इन सेक्स सेल। सेक्स सेल यानी कि गैमीट्स, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो सोमेटोप्लाज्म है यानी हमारे हाथ पैर आंख नाक कान जो है ये सोमेटिक बॉडी है, इनका जो साइटोप्लाज्म है मटेरियल है वो सोमेटोप्लाज्म है, और ये सेक्स सेल यानी कि गैमीट में नहीं जाता है। इसका मतलब इसका गैमीट से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए चूहे की अगर पूंछ काट दी तो उसके जो बच्चे हुए वो पूंछ वाले ही पैदा हुए, क्योंकि पूंछ जो है वो एक सोमेटोप्लाज्म का हिस्सा है। पूंछ जो है वो सोमेटोप्लाज्म का हिस्सा है और वो सेक्स सेल यानी कि गैमीट में इनहेरिट होते ही नहीं है। इसलिए उसका पूंछ के काटने पर बच्चे में कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर जर्म प्लाज्म में कोई चेंज आ जाए तो उसका अगली पीढ़ी पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जर्म प्लाज्म जो है वो गैमीट फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है और गैमीट से ही अगली जनरेशन पैदा होती है। बात बिल्कुल सही थी, आप लोग पढ़े भी हैं, मैंने पढ़ाया था कि सोमेटिक सेल और जर्मिनल सेल में अगर कोई चेंज आ जाए तो वो हमारी अगली पीढ़ी में जाएगा, और अगर सोमेटिक बॉडी में कोई चेंज आ जाए, हाथ पैर आंख नाक कुछ कट जाए, तो अगली पीढ़ी में वो लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इनकी थ्योरी उस जमाने की पहली ऐसी थ्योरी थी जिसमें दो चीजों को अलग अलग कर दिया था कि एनवायरमेंटल चेंज की वजह से अगर हमारे शरीर में कोई चेंज आता है, जैसे हाथ पैर आंख नाक कान जल जाए टूट जाए, तो वो अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। लेकिन जर्म प्लाज्म यानी जर्मिनल सेल यानी गैमीट्स में अगर कोई चेंज आता है तो वो हमारी अगली पीढ़ी में जा सकता है। तो उस समय के हिसाब से बात सही थी, लेकिन ये बात इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। इन्होंने भी कि जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे जाते हैं, अगली पीढ़ी में जो बच्चा पैदा होता है उसका कारण क्या है, मतलब वो बातें इन्होंने भी नहीं बताई। हाँ, उनकी थ्योरी फेल जरूर कर दी और प्रूव भी कर दी एक्सपेरिमेंट करके, चूहों की पूंछ काट के कि भाई देखो ऐसा तो नहीं होता, जैम्यूल जैसी कोई चीज नहीं बनती, क्योंकि मैंने चूहों की पूंछ काट दी तब भी चूहे जो पैदा हुए वो पूंछ वाले ही थे। तो हाँ, तो ये सही थे अपनी तरफ से जो थ्योरी दी, इसमें भी ये एक हद तक सही थे। ठीक है, तो ये थी बेटा प्री मेंडलिज्म, यानी मेंडल से पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए उनकी थ्योरीज। ठीक है, एक और नाम बता देता हूं ताकि हम अगले वीडियो में डायरेक्टली मेंडल को ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये हो गया प्री मेंडलिज्म यानी मेंडल से पहले क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट मेंडल से पहले भी, हालांकि मैं बार बार आपको नाम बताता रहूंगा, एक्सपेरिमेंट बाय नाइट एंड गोस, दो साइंटिस्ट थे नाइट एंड गोस। इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर किए थे, यानी कि पाइसम सटाइवम पर। जो आप मीठी मटर जो आप खाते हैं, पाइसम सटाइवम उसका बोटेनिकल नेम है। इस पर मेंडल ने अकेले एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे,
मेंडल से पहले भी कई साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने मटर के पौधे पर अपन एक्सपेरिमेंट किए थे, पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन वो फिर भी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस नहीं दे पाए। इनहेरिटेंस के जो नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मेंडल नहीं दिए। मेंडल से पहले एक्सपेरिमेंट तो किए पी प्लांट पर, और हम ये भी बताएंगे आपको कि मेंडल को ये सब बातें पता थी कि एक्सपेरिमेंट पी पर दूसरे लोगों ने किए हैं, पर लॉज जो हैं वो मेंडल नहीं दिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनहेरिटेंस पर फोकस नहीं किया। उसके पीछे दो कारण थे। पहला तो ये क्योंकि इन्होंने कोई भी डू नॉट हैव न्यूमेरिकल डेटा। इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनमें किन किन पौधों का एक्सपेरिमेंट किया, कितने पौधों का एक्सपेरिमेंट किया, और कितने उनके बच्चे यानी कि उनकी जो अगली पीढ़ी में जो पौधे आए वो कितने आए, कितने कैसे कलर वाले फूल थे, किन के फ्लावर का कलर, सीड का कलर कैसा था, किन की लंबाई ज्यादा थी, कितनों की लंबाई छोटी थी, कितनों के सीड राउंड थे, कितनों के सीड सिकुड़े हुए यानी रिंकल्ड थे। ये बातें मतलब ये जो डेटा था, न्यूमेरिकल डेटा जो था, इन्होंने नहीं रखा। मेंडल की यही खास बात थी। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए, मेंडल को मैथ बहुत पसंद था। पढ़ाएंगे मेंडलिज्म में आपको। मेंडल के सक्सेस होने का एक सबसे बड़ा रीजन, कामयाबी का एक सबसे बड़ा रीजन था कि मेंडल मैथ के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए थे पाइसम सटाइवम पर ही किए उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने पूरा डेटा रिकॉर्ड बनाया कि कितने पौधे उन्होंने लिए, अगली पीढ़ी में कितने पौधों का फूल कैसा था, कितने पौधों के जो सीड हैं वो राउंड थे, कितनों के रिंकल्ड थे, सब चीजों का न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया। इसलिए उन्होंने वो जो है जेनेटिक्स के यानी इनहेरिटेंस के लॉज दे पाए, नियम दे पाए। ठीक है, एक कारण तो ये था इनके फेल होने का, नाइट और गोस के। दूसरा कारण ये था कि इनका जो मेन फोकस था वो इनहेरिटेंस पर नहीं था। जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनका मेन फोकस क्या था? उनका मेन फोकस था कि लक्षण जो है, कैरेक्टर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे जा रहे हैं, उनका फोकस ही यही था मेन। लेकिन ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इनका मेन फोकस वो था ही नहीं। इनका मेन फोकस था कि पी प्लांट का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। मेन फोकस क्या था? इम्प्रूवमेंट। मेन फोकस क्या था? इम्प्रूवमेंट ऑफ पी। जो मटर के पौधे हैं, पी क्रॉप जो है, इम्प्रूवमेंट ऑफ पी क्रॉप, एक्चुअल में इनका मेन फोकस सिर्फ एक था कि भाई पी क्रॉप में कैसे हम उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन्होंने भी अलग अलग पी प्लांट का क्रॉस करवाया आपस में। एक लंबा पौधा लिया, छोटा लिया, या फिर एक वायलेट फ्लावर वाला ले लिया, एक व्हाइट फ्लावर वाला पी प्लांट ले लिया, उनका क्रॉस कराया। यही काम मेंडल ने भी किया। लेकिन इनका मोटो क्या था? ये चाहते थे कि दो पौधों का क्रॉस कराने पर क्या अच्छी जो फसल है, मतलब जो क्रॉप है, नया जो पीढ़ी आ रही है, क्या उसकी प्रोडक्शन ज्यादा है या नहीं। तो उनका मेन फोकस ये था। पी प्लांट में इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने भी पी प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट का क्रॉस करा के देखा, लेकिन ये इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस नहीं दिए, इनहेरिटेंस के लॉज नहीं दे पाए। क्योंकि कारण क्या था? दो मेन कारण थे। पहला तो ये कि उन्होंने कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं बनाया, जो कि मेंडल बनाए, इसलिए वो कामयाब हुए। दूसरा इनका मेन फोकस था कि अच्छी क्रॉप कैसे आ जाए, इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है इन्हें कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उस पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो बेटा ये थे प्री मेंडलिज्म के एक्सपेरिमेंट। अच्छा, प्री मेंडलिज्म आपको बता दूं कि ये अगर आप थ्योरेटिकली लिख रहे हैं एग्जाम में, मान लो कि आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है, तब तो आपके काम का है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें प्री मेंडलिज्म से कभी क्वेश्चन आता नहीं नॉर्मली। तो मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ कि आप अगर जैसे बीएससी में पढ़ रहे हैं या एमएससी में पढ़ रहे हैं, तो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है, तो उसमें अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। टीचर को भी ऐसा ही लगेगा कि भाई इसका मतलब है कि आपने जेनेटिक्स को जो है बिल्कुल जीरो से पढ़ा है, तो मजा आएगा पढ़ने वाले को भी। कॉपी में जो पढ़ेगा तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे अक्सर क्वेश्चन
नहीं पूछे जाते हैं प्री मेंडलिज्म से। तो ये सिर्फ एक जो है भूमिका थी, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमको एक बेस पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। तो आज हमने वही पढ़ा प्री मेंडलिज्म में कि जेनेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, लोगों के मन में आइडिया कैसे आया, क्योंकि लोग देखते थे कि भाई बच्चे जो है पेरेंट्स के जैसे होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, तो उस पर अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग संकल्पना, अपनी अलग अलग हाइपोथेटिकल थ्योरीज दी थी कि ऐसा होता होगा, हो सकता है वह ऐसा होता हो, वो हमने थ्योरीज पढ़ी। क्लियर बेटा? चलिए, थैंक यू।